खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। ग्लासगो दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में दिखाई दिए। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने COP26 की बैठक में दुनिया के बड़े देशों को इशारों इशारों में नसीहत भी दी। इटली के बाद ग्लासगो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में दिखे। COP26 की मीटिंग हो या फिर द्विपक्षीय बैठक, पीएम मोदी ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के बीच पहली बार द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों के बीच कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद पीएमओ ने ट्वीट कर बताया कि नफ्ताली बेनेट के साथ अच्छी बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच नागरिकों के कल्याण और दूसरे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्क नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ भी बायलैटरल मीटिंग की। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत हुई। COP26 की बैठक के इतर नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स के बीच भी मुलाकात हुई। पीएमओ ने ट्विटर पर बताया कि दोनों के बीच विकास और जलवायु परिवर्तन को कम करने को लेकर बातचीत हुई। इन बैठकों से पहले पीएम मोदी ने IRIS की लॉन्चिंग के मौके पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से आगाह किया और कहा कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर आइलैंड्स पर पड़ा है। सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। बैठक के दौरान विश्व के नेताओं के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री एक बार फिर से देखने को मिली। अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो दुनिया के कुछ ताकतवर नेताओं संग गर्मजोशी से मिलते नजर आए। पीएम मोदी पहली बार इजराइल के नए पीएम नफ्ताली बेनेट से समिट के दौरान मिले। पीएम मोदी इजरायली पीएम के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, तो बेनेट मोदी का हाथ गर्मजोशी से थामे हुए थे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ पीएम मोदी की मुलाकात शानदार रही। G20 की बैठक हो या फिर ग्लासगो में COP26 की मीटिंग, दोनों जगहों पर मार्केल और पीएम मोदी गर्मजोशी से मिले। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी पीएम मोदी की गजब की ट्यूनिंग दिखी। भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी ऑस्ट्रेलिया में मिलने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन एक दूसरे से ग्लासगो में मिले। पीएम मोदी ने स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और लिखा, जब आप स्कॉट मॉरिसन से मिलते हैं तो एक भी पल बोरिंग नहीं होता। इन सब से पहले पीएम मोदी ने COP26 की बैठक में शिरकत की और अपने स्टाइल में दुनिया को मंत्र दिया। उन्होंने विश्व को लाइफ का मतलब समझाया। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। COP26 के मंच से पीएम मोदी ने इशारों इशारों में विकसित देशों को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि भारत की आबादी 17% है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भारत सिर्फ 5% करता है। पीएम मोदी ने COP26 के मंच से दुनिया को पंचामृत का फॉर्मूला दिया। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा,
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। नेट जीरो को लेकर भारत पर दबाव था क्योंकि भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार है। ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से साल 2070 में नेट जीरो का टारगेट फिक्स कर दुनिया को साफ संदेश दिया कि जलवायु परिवर्तन पर भारत संजीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में कौन सा पंचामृत दुनिया के सामने पेश किया ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है उसके मद्देनजर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वं समध्वत्वं संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छध्वं यानी सभी साथ मिलकर चले, संवध्वं यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और संवो मनानसी जानता यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली
इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खरा उतरने का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समझने का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का
एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वहीं नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बने। फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने समय अधिक लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विकासशील देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। कहीं बीजेपी ने बाजी मारी है तो कहीं कांग्रेस की पताका लहराई है। बंगाल, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय शत्रपुओं को सफलता हाथ लगी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता जश्न में सराबोर है। विधानसभा उपचुनाव में दीदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप मारी और 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें से अब तक 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव में दीदी की दादागिरी दिखी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इस उपचुनाव में दिनहाटा और शांतिपुर सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन अपनी लोकसभा सदस्यता बरकरार रखने के लिए इस्तीफा दे दिया था। जबकि खरदा और गोसाबा में टीएमसी के विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हुए। साफ है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने इस झटके पर टीएमसी पर आरोप लगा दिया। इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। बीजेपी को केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी हार का मुंह देखना पड़ा। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और सभी जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी हार गए। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट के साथ साथ फतेहपुर, जुब्बल, कोठाई और अर्की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मंडी लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी, जिसे कांग्रेस ने छीन लिया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में इस हार सीधा असर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कद पर पड़ सकता है, क्योंकि सीएम मंडी जिले से संबंध रखते हैं और पूरा उपचुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। राजस्थान में भी कांग्रेस की बल्ले बल्ले रही। विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में गईं। धलियावत और वल्लभनगर सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन वो भी सीट कांग्रेस ने बीजेपी से झटक ली। ऐसा नहीं है कि उपचुनाव में बीजेपी को केवल हार का स्वाद चखना पड़ा।
कई जगहों पर बीजेपी ने शानदार सफलता दर्ज की। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा के साथ साथ जोबाट, पृथ्वीपुर और रैंगांव विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट के साथ साथ जोबाट और पृथ्वीपुर उपचुनाव बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि रैंगांव सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूं कि खंडवा में तुम जीत ही रहे, लेकिन जोबाट विधानसभा जहां 90% से ज्यादा जनजातीय आदिवासी मतदाता हैं और जिस सीट को 70 साल में हम पहले केवल 2 बार जीते थे और पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भी 18,000 वोटों से पीछे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। वो विजय जोबाट अकेले की विजय नहीं है, वो जनजातीय भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ विश्वास है। वहीं असम में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 5 सीट पर जीत दर्ज की। असम में गोसाईगांव, भवानीपुर, मरियानी, तामुलपुर और थोवरा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 3 और यूपीपीएल ने 2 सीटों पर अपनी पार्टी का झंडा फहराया। बीजेपी ने तीनों सीट कांग्रेस से छीन ली। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी को मिला जुला असर देखने को मिला। बीजेपी ने सिंडगी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की, जबकि हंगल सीट कांग्रेस के खाते में गई। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में बीजेपी की परफॉर्मेंस शानदार रही। सूबे के हुजूराबाद सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस सीट पर टीआरएस का कब्जा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने इस सीट को टीआरएस से झटक लिया। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार दसारी सुधा ने गढ़वेल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। हरियाणा के एलनाबाद सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने जीत दर्ज कर INLD का झंडा बुलंद किया। वहीं महाराष्ट्र के देगलूर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने कब्जा जमाया। उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा नजर अगर कहीं थी तो वो बिहार था, जहां पर 2 विधानसभा कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिस पर जेडीयू का पलड़ा भारी है। हालांकि इन सीटों पर प्रचार के लिए खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कई साल के बाद बिहार आए थे। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनाव सभा भी की थी, लेकिन जेडीयू फिलहाल आरजेडी पर भारी है। और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए, ये लोग आए हैं पार्टी को बर्बाद करने के लिए। जगदानंद सिंह जैसे लोग, और अभी शिवानंद तिवारी अभी पिताजी के साथ भोजन पा रहे थे, कि जिस थाली में खाते हैं उसी को बूढ़ा भलाई लोग बोलने का काम करते हैं। लोकसभा सीट के लिए 3 उपचुनाव हुए थे और तीनों पर अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार जीते। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, खंडवा में बीजेपी और दादर नागर हवेली में शिवसेना ने जीत दर्ज की। 13 राज्यों के 29 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का प्रभाव मिला जुला रहा। असम और मध्य प्रदेश में पार्टी की सफलता शानदार रही, तो हिमाचल, राजस्थान और बंगाल में कमल मुरझाता दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।